प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व बचे हुए इस समय में हम अधिकतम अंकों वाले अभ्यास और शीघ्र गति से अधिकाधिक अभ्यास करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व अधिकांश अभ्यास प्रश्नमालाएं हम हल कर लें। इसी क्रम में जैसा कि हमने ब्लूप्रिंट के दौरान जानकारी प्राप्त की थी कि हमारी सांख्यिकी प्रश्नमाला जो है वो 13 अंक भार की है, जिसका अंक भार अन्य प्रश्नमालाओं की तुलना में बहुत अधिक है। तो अब हम सांख्यिकी प्रश्नमाला करेंगे। सांख्यिकी के अंतर्गत हम जो प्रश्नमाला पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी हमारी अभ्यास पुस्तिका की 13वीं प्रश्नमाला, उसमें हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। हमें आंकड़े दिए हुए होंगे और उन आंकड़ों से हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी हमें जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं, उन आंकड़ों की समेकित व्याख्या करने के लिए उन आंकड़ों के केंद्र में से एक माप निकाला जाता है, जिसको निकालने के 3 प्रकार होते हैं: माध्य, बहुलक और माध्यक। इन तीनों की सहायता से वह आंकड़ा निकाला जाता है जो कि यह बताता है कि संपूर्ण आंकड़े किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हम क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के सारी पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों की औसत निकाल करके ये बताते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है या अच्छा नहीं खेलता है, तो वह औसत रन संख्या उस खिलाड़ी के रनों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का कार्य करती है। आइए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात करने से पहले सांख्यिकी का कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। सांख्यिकी प्रश्नमाला आपने कक्षा 6 में विस्तार से पढ़नी शुरू कर दी थी और अब हम कक्षा 10 तक पहुंचते पहुंचते इसके बहुत सारे पहलुओं को पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। इन पिछले सभी पहलुओं का हमारे इस प्रश्न पत्र में समावेश होने वाला है। अगर हम यह अभ्यास प्रश्नमाला देखेंगे तो इसमें सभी प्रश्न अधिकांशतः बड़े यानी दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक श्रेणी के प्रश्नों के अलावा इस प्रश्नमाला में 5 से अधिक अंकों के छोटे छोटे प्रश्न भी आने वाले हैं और उन अंकों की तैयारी के लिए हमें जो है वो छोटे छोटे प्रश्न भी तैयार करने पड़ेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है वो पिछली कक्षाओं के पूर्व ज्ञान के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि ऐसे सवाल जो आपने पिछली कक्षाओं में हल किए थे, कक्षा 6, 7, 8 और 9 में, वह भी इस प्रश्न पत्र में यानी बोर्ड के प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा और हमारी 20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें वैसे प्रश्न भी अपनी पिछली कक्षाओं की अभ्यास प्रश्नमालाओं में से देखने होंगे। इस प्रश्नमाला के लिए विशेष रूप से हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि किस प्रकार से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, कि हमें आंकड़े अगर इकट्ठे करने हो तो आंकड़े कैसे इकट्ठे करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करने की विभिन्न विधाएं हमने देखी थी। हमने उन आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से मिलान चिन्ह की सहायता से सारणीबद्ध करना सीखा था। मिलान चिन्ह, अगर आपको मिलान चिन्ह के बारे में ध्यान में आया हो तो हम गिनने के लिए निशान लगाया करते थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से हम आंकड़ों को गिन करके मिलान चिन्ह की सहायता से बारंबारता सारणी तैयार करते थे। बारंबारता सारणी के अलावा हमने कक्षा 6, 7 में चित्रालेख यानी चित्र वाली सारणी भी हमने तैयार की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने कक्षा 8 में पाई चार्ट भी तैयार किए थे। कक्षा 9 में हमने आंकड़ों की सहायता से आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज भी तैयार किए थे और फिर उनसे हमने विश्लेषण भी निकाले थे कि कौन से आंकड़े अधिक हैं, कौन से कम हैं, किस परिक्षेत्र में आंकड़े क्या व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना भी हमने सीखा था। इसमें हमने मुख्य रूप से यह जानकारी सीखी कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं।
एक समूहित आंकड़े और दूसरे असमूहित आंकड़े। एक तो असमूहित आंकड़े, दूसरे समूहित आंकड़े। इन दोनों आंकड़ों में फर्क क्या था कि एक आंकड़े जो हमें बिखरे हुए प्राप्त होते हैं और दूसरा जब हम उनको व्यवस्थित करके सारणी बना देते हैं, तो व्यवस्थित करके सारणी बनाए हुए यानी समूह बना करके लिखे हुए, और असमूहित यानी जिनके समूह नहीं बने हुए हैं, जो कि बिखरे हुए आंकड़े हैं। इन आंकड़ों का उपयोग विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों में किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रीय, वैज्ञानिक और सर्वेक्षणों में आंकड़ों का उपयोग जो किया जाता है, उन सब के लिए हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की वो विधा सीखनी होगी जो कि हमें कक्षा 10 में दी गई है। कक्षा 10 में हमने देखा था कि हमें माध्य, बहुलक और माध्यक के बारे में दिया गया है। तो आइए हमें जो कक्षा 10 में दिया गया है उनके बारे में हम कुछ जानकारी देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो माध्य दिया हुआ है वह माध्य औसत का ही एक पर्याय है। जिस तरह से हम औसत निकालते हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, उसी का ही पर्याय रूप है माध्य, जिसका सूत्र हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। औसत किसी भी राशि का निकाला जाता है, इसलिए राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, जबकि माध्य आंकड़ों से संबंध शब्द है और आंकड़े ज्ञात आंकड़ों का ही निकाला जाता है, इसलिए माध्य के लिए हम वो सूत्र प्रयोग में लेते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर माध्य के अनेक प्रकार की विधाएं और सूत्र देखेंगे। दूसरा, माध्यिका, मध्य के मान को माध्यिका कहते हैं, यह हमने पिछली कक्षाओं में जान रखा है। उससे आगे बढ़ते हुए हम कक्षा 10 में माध्यिका का मान ज्ञात करेंगे। बहुलक, बहुलक एक विशेष आंकड़ा है जो कि यह बताता है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी हुई है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, और इसके बारे में हम जो है वो विस्तृत में हमारी इस प्रश्नमाला में जानकारी प्राप्त करेंगे। माध्य निकालने के संबंध में ही हम एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य के बारे में भी हम इस प्रश्नमाला में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस प्रश्नमाला में इन सभी जानकारियों के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी, कैलकुलेशन। ऐसा कहा जाता है जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आता है, उसको इस प्रश्नमाला में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। इस प्रश्नमाला में गणनाएं करते समय विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सांख्यिकी का महत्वपूर्ण आधार है गणनाएं। हमें विशेष प्रकार की जो है वो अलग अलग तरह से जोड़ बाकी और गुणा भाग की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें इसका अच्छे से अभ्यास करना है और करते वक्त मानवीय गलतियां, गणनात्मक त्रुटियां नहीं करनी है। एक और सूत्र जो कि तीनों में संबंध को प्रदर्शित करता है कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। यह सूत्र हमारी पाठ्य पुस्तक में हमारी अंतिम प्रश्नमाला 13.3 से ठीक पहले लिखा हुआ है। विशेष बात यह है कि इस सूत्र पर हमारी अभ्यास प्रश्नमाला में कोई प्रश्न नहीं है, मगर चूंकि यह सूत्र हमारी अभ्यास पुस्तिका के महत्वपूर्ण सूत्रों का हिस्सा है, इसलिए हमें इस पर भी अभ्यास प्रश्न करने होंगे और देखना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस अभ्यास प्रश्नमाला में सारे बड़े बड़े प्रश्न हैं, मगर इस अभ्यास प्रश्नमाला में से 5-6 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन छोटे छोटे प्रश्नों के लिए इस प्रश्नमाला में जो भी हमें बोल्ड अक्षरों में लिख रखा है वो सारा तो अति महत्वपूर्ण समझते हुए उसे ध्यान में रखना ही है, और उसके साथ अपनी पूर्व कक्षाएं यानी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 में सांख्यिकी के अंतर्गत जो हमने सीखा वो सब भी तैयार करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं बहुलक से। अगर आप अपने अभ्यास पुस्तिका देखेंगे तो अभ्यास पुस्तिका में हमारी प्रश्नमाला 13.1 जो है वो माध्य से संबंधित है, मगर मैं शुरू कर रहा हूं बहुलक से। हमें तो ये प्रश्नमाला पूरी ही करनी है, कुछ छोड़ना है नहीं, तो हम सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। बहुलक जो मुझे ऐसा लगता है अपने बीते हुए अनुभव से कि सबसे सरल गणनाएं किसकी होती है, बहुलक की होती है। तो हम बहुलक से ही आज शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुलक हमें जो भी आंकड़े पिछली कक्षा में दे रखे होते थे, मान लीजिए हमें आंकड़े दे रखे हैं
2, 3, 4, 2, 5, 6, 2, 3 इस प्रकार के आंकड़े हमें दे रखे हैं। ये असमूहित आंकड़े हैं, ये बिखरे हुए आंकड़े हैं और इन आंकड़ों का अगर हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ये आंकड़े हमें सीधे भी दिए जा सकते हैं और रचनात्मक ढंग से भी दिए जा सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि किसी खिलाड़ी ने, किसी फुटबॉल खिलाड़ी ने जो है वो प्रत्येक मैच में जो गोल किए वो दे रखे हैं कि पहले मैच में उसने 2 गोल किए, अगले में 3 गोल किए, अगले में 4 गोल किए, फिर उसके अगले मैच में 2 गोल किए। इस तरह से रचनात्मक ढंग में दिया जा सकता है, मगर मुख्य रूप से हमारी आवश्यकता है आंकड़ों की। वो आंकड़े किस ढंग से दिए गए हैं, यह रचनात्मक ढंग अलग अलग हो सकता है, मगर हमारी विशेष नजर किस पर रहेगी? आंकड़ों पर। और आंकड़ों का हम ज्ञात करना सीख रहे हैं बहुलक, और उसमें भी हमने सबसे पहले आंकड़े लिए हैं अवर्गीकृत आंकड़े, ये बिखरे हुए आंकड़े। और हमें अगर इनका बहुलक ज्ञात करना है तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है, और यह बहुलक की समझ भी स्थापित करेगा कि वह आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है वह इन अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। सबसे ज्यादा, वैसे तो सबसे ज्यादा कौन है? 6, मगर हमें सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा नहीं चाहिए। हमें कौन सा चाहिए? जो सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हुई है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। यहां पर हमने कुछ और शब्द सीखे हैं। जितनी बार दोहराया जाता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, वो उसकी बारंबारता कहलाती है। कितनी बार आ रहा है वो उसकी बारंबारता है, कितनी बार आया है वो उसकी आवृत्ति है। वही आवृत्ति है, वही बारंबारता है, और वही बार बार दोहराया गया है। तो अगर हम आंकड़ों को एक नजर में देखें तो हमारे पास में दिए गए आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार दोहराया गया है 2। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है? 2। तो फिर हमारे आंकड़ों का जो हमें बहुलक ज्ञात करना है वह हम सीधे सीधे यहां पर बता सकते हैं। यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई सर्वाधिक बारंबारता, यहां बारंबारता लिख सकते हैं, यहां आवृत्ति भी लिख सकते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा बराबर कितना है? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा है 2। सबसे ज्यादा बार 2 को दोहराया गया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक कितना है? 2 है। और यहां हमारी बात हो गई खत्म। देखिए कितना आसान है बहुलक ज्ञात करना, कि हमें जो अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा बार जिसे दोहराया गया होता है, सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता है, सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति है, वह आंकड़ा बहुलक कहलाता है। अब आपको भी अगर इस प्रकार का अवर्गीकृत अगर आंकड़े दे रखे होंगे तो आप आसानी से ज्ञात कर देंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में नहीं है। यह 6ठी 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं, मगर ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि आप 10वीं कक्षा की आपने पढ़ाई की है, इसका मतलब 6ठी 7वीं 8वीं का ज्ञान तो आपको पहले से है। तो ये एकदम सरल प्रश्न होने के बावजूद बच्चे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया है। इसी दृष्टि से हमने पूर्व जानकारी को भी शामिल किया है। आपको जो बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक है, पिछली कक्षाओं के पिछले सत्र के जो पेपर हैं जो हुए थे, सप्लीमेंट्री एग्जाम, मेन एग्जाम, और इसके अलावा जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए थे, वो सारे प्रश्न पत्र हल करने चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अलावा पूर्व कक्षाओं के किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके सामने आएंगे। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास में आंकड़े कुछ इस तरह से दे रखे हों कि मान लो एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हमारे पास में आंकड़े हैं 10, 20, 10,
40, 20, 10, 20। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों का हमें ज्ञात करना है बहुलक। और आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का हमने तरीका सीखा कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार दोहराया हुआ होता है वह बहुलक कहलाता है। और अब अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो हमारे इन आंकड़ों में हमारे देखेंगे कि 10 एक बार लिखा हुआ है, दूसरी बार लिखा हुआ है, तीसरी बार लिखा हुआ है। 10 कितनी बार है? 1, 2, 3 बार 10 लिखा हुआ है। 20 को देखें तो 20 है एक बार, 20 है दूसरी बार, 20 है तीसरी बार, और 40 जो है वो केवल एक बार लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 10 भी 3 बार लिखा हुआ है और 20 भी 3 बार लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है? तो भाई 10 भी सबसे ज्यादा बार में है और 20 भी सबसे ज्यादा बार में है। यह कुछ ऐसा है कि दो बच्चे, हम तो ये ढूंढ रहे थे कि कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हैं, और मिल गया हमें कि दो बच्चों के बराबर बराबर नंबर आए हैं। अगर दो बच्चों के बराबर बराबर नंबर आए हैं तो दोनों ही पहले स्थान पर है। उसी प्रकार से अगर दो आंकड़े सबसे ज्यादा बार में भी बराबर बराबर आए हैं तो वो दोनों ही बहुलक हैं। यानी ऐसी स्थिति में हम बहुलक लिखेंगे कि बहुलक होता है जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। और सर्वाधिक बारंबारता यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार आया है 10 और 20। तो 10 और 20 दोनों ही क्या है? बहुलक है। हमने 10 और 20 को जोड़ करके 15 नहीं निकाला कि 10 भी है 20 भी है, और हमने ऐसा भी नहीं किया कि 10 भी सबसे ज्यादा बार आया है, 20 भी सबसे ज्यादा बार आया है, तो 20 ज्यादा भी है और ज्यादा बार भी आया है तो हम 20 को बहुलक घोषित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है। 10 भी 3 बार आया और 20 भी 3 बार आया और सबसे ज्यादा बार आए हैं, इसलिए दोनों के दोनों ही क्या हैं? बहुलक हैं। देखिए अब हम बहुलक ज्ञात करने के लिए और अलग प्रकार के आंकड़े देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में मान लो आंकड़े सारणीबद्ध रूप में दे रखे हों, तो आंकड़ों की सारणी बनाना तो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था, और अगर वो भूल गए हैं तो आप दोबारा से अपनी पिछली कक्षाओं की प्रश्नमालाओं को खोलिए, सांख्यिकी वाली को, और देखिए कि हम सारणियां तैयार करते थे। सारणियां तैयार करते थे आंकड़ों से, जिसमें हमारे पास में आंकड़े होते थे और उनकी बारंबारता होती थी। आंकड़ों को मैंने प्रदर्शित किया है x से और उनकी बारंबारताओं को प्रदर्शित किया है मैंने f से। x हमें पता है कि हमें जब कभी भी कोई अज्ञात राशि होती है हम तो उसको क्या मानते हैं? x मानते हैं। और वो सभी आंकड़े कहलाते थे xi, जिसमें पहला आंकड़ा x1, दूसरा आंकड़ा x2, तीसरा आंकड़ा x3, चौथा आंकड़ा x4। इस प्रकार से उनको नंबरिंग भी दी जाती थी। इसी प्रकार से बारंबारताओं में f1, f2, f3, f4 और उनके लिए समेकित रूप से सिंबल जो प्रयोग में लिया जाता है वो होता है fi। ये इस प्रकार की अगर सारणी हमारे पास में हो तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ऐसी सारणी लिख लेते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि भाई आंकड़ा या आंकड़े, आंकड़े हैं मान लो 2, 3, 4, 5, 6, और इनकी बारंबारता, तो बारंबारता लिख देते हैं। मान लो 2 की बारंबारता है 6, 3 की बारंबारता है 15, 4 की बारंबारता है 10, 5 की बारंबारता है 8 और 6 की बारंबारता है 2। और यह बारंबारता यह बताती है कि यह आंकड़ा इतनी बार आया हुआ है। जब आंकड़ों की संख्या ज्यादा होती है तो उनको समेकित रूप से देखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थित सारणी तैयार कर दी जाती है। आंकड़ों का समूहन कर दिया जाता है और आंकड़ों का समूहन मिलान चिन्ह की सहायता से किया जाता है। यहां यह बताता है कि उन आंकड़ों में 2 6 बार आया था,
3 15 बार आया था, 4 10 बार आया था, 5 8 बार आया था, 6 2 बार आया था। पिछले आंकड़ों में तो चूंकि वह असमूहित आंकड़े थे तो हमें गिनना पड़ा था। इन आंकड़ों में गिनने की आवश्यकता नहीं है, यह सीधे सीधे पता चल रहा है कि 2 6 बार आया, 3 15 बार आया, 4 10 बार आया, 5 8 बार आया और 6 जो है वो 2 बार आया। इतनी बार आए ये हमें स्पष्ट रूप से देखने से पता चल रहा है। और अब हमें इनका निकालना है बहुलक। और हम जानते हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो भाई जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, वही हमारा बहुलक है। तो इन आंकड़ों में, इनमें तो गिनना भी नहीं पड़ रहा, इनमें तो काम और आसान हो गया कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार अगर हम आंकड़ों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा 15 बार 3 आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन है? 15 बार है। कौन है? 3 है। तो इसका मतलब हम जब इसका बहुलक ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे कि बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा। और सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है? 3। तो हम लिख देंगे, तो अतः बहुलक बराबर 3। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है? 3। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 15। कई बार ऐसे प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी अबसद वाले प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 15। और सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है? 3। तो हमारा बहुलक कौन सा है? 3। कई बार ऑप्शन चूज करते समय बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा होता है 15 और पूछ रखा होता है बहुलक कितना है, और बच्चे लिख देते हैं 15 क्योंकि सबसे ज्यादा कितना है? 15। मगर 15 क्या है? 15 तो है कि 3 15 बार आ रहा है। 15 जैसा कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़े तो कौन से हैं? 2 3 4 5 6। ये तो उनकी क्या है कि ये आंकड़े कितनी बार आए हैं, इनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, इनको कितनी बार दोहराया गया है। तो ये हमारे हल नहीं है। हमारा हल हमेशा आंकड़ों में से ही निकलेगा। आइए, ये हमने जो है वो वर्गीकृत आंकड़ों में जो सामान्य सारणी दे रखी होती है वह हमने कर ली है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रश्नमाला है जो कि 13.2 है, उसमें करने के लिए हमारे को बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होगी। वो सूत्र हमारे सामने है। इस सूत्र को समझने के लिए पहले उस प्रकार के आंकड़े देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास में एक सवाल है, दे रखा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सवाल जिसमें रचनात्मक ढंग से दे रखा है कि ये जो सामने आपको आंकड़े दे रखे हैं, ये आंकड़े किसके हैं? ये अस्पताल में विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाने वाले आंकड़े हैं। जिसमें पहला जो है वो आयु है वर्षों में, जो कि दे रखी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ऐसे हमें आंकड़े ये दे रखे हैं और हमें इन रोगियों के आयु के साथ रोगियों की संख्या भी दे रखी है, जो कि दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है 13.2 का पहला प्रश्न, जिसमें ये आंकड़े हमें दे रखे हैं और हमें कह रखा है कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हमें इन आंकड़ों का एक तो बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभी अभी हमने सीखा था कि बहुलक ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वह हमारा बहुलक है। तो यहां जो बारंबारताएं दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 5।
यह हमें जो है वो बारंबारताएं दे रखी है, उसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी आई, तो सबसे ज्यादा बारंबारता आई 23। 23 सबसे ज्यादा बारंबारता है, और 23 सबसे ज्यादा बारंबारता है, इसका मतलब बहुलक है 35 से 45। बहुलक हुआ 35 से 45। अब अगर बहुलक 35 से 45 है तो ये तो एक दायरा हो गया, यह एक वर्ग अंतराल हो गया कि हमारा जो बहुलक है वो 35 से 45 के बीच में कहीं है। बीच में मतलब एकदम ठीक बीच में नहीं, मतलब 35 से 45 के बीच में जितने भी अंक आते हैं उनमें से कहीं जो है वो हमारा बहुलक है, जो कि 35 से 45 के बीच में है। यहां से हमें ये बात पता चल जाती है। अब तक तो हमें सीधे बहुलक पता चल रहा था, मगर अब यहां जब हमारे वर्ग अंतराल में आंकड़े दे रखे हैं, वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, तो उन आंकड़ों में हमें एक दायरा पता चलता है, एक वर्ग पता चलता है कि हमारा उत्तर जो है, हमारा बहुलक जो है वो 35 से 45 के बीच कहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब हमें एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता चला है कि हमारा बहुलक कितना है, हमें यह पता चला है कि हमारा जो बहुलक है वो 35 से 45 के बीच में कहीं है। ऐसे में हमें बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, और वो सूत्र वही है जो अभी अपन ने ऊपर देखा था। अब हम उस सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले अभी यहां जो हमें मिला है उसको देख लेते हैं। यहां हमें कुछ चीजें मिली है। एक तो मिली है सबसे ज्यादा बारंबारता, कितनी थी, 23। ये जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता है इसको कहा जाता है F1, और ये हमें कितनी मिली है, 23। तो इसकी पहचान करना बहुत आसान है, जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता होगी वो क्या है, F1 है। अब उससे ठीक पहले जो लिखी हुई बारंबारता है वो होती है F0, और उसके ठीक बाद लिखी हुई बारंबारता होती है F2। तो ये दोनों भी बहुत आसान हो गई। इससे ठीक पहले कौन लिखा हुआ है, इससे ठीक पहले लिखा हुआ है 21। इसके ठीक बाद में कौन लिखा हुआ है, इसके ठीक बाद में लिखा हुआ है 14। तो यह 3 प्रकार की बारंबारताएं हमें चाहिए, जिसमें हमें सबसे पहले पता चलता है F1 का। जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता है वो F1 है, और उसके बाद बड़ा छोटा नहीं देखना है, उससे ठीक पहले जो लिखी हुई थी वह हमारी F0 है, और उसके ठीक बाद जो लिखी हुई है वह हमारी F2 है। यह 3 प्रकार की बारंबारताएं हमें उस प्रश्न को हल करने के लिए चाहिए होगी। अब हमें एक आंकड़ा भी मिला, क्या मिला, 35 से 45। ये 35 से 45 है हमारा बहुलक वर्ग, यानी बहुलक हमारा जो निकलेगा वो कहां से कहां में निकलेगा, वो 35 से 45 के बीच में कहीं निकलेगा। अब ये 35 से 45 के बीच में जो हमारा बहुलक निकलेगा, उसके लिए हमें कुछ और जानकारी मिली है कि हमारा बहुलक कम से कम कितना होगा, 35 होगा, और कम से कम जो होगा उसको कहा जाता है लोअर लिमिट, L निम्न सीमा, L निम्न सीमा। कम से कम कितना होगा, कम से कम हमारा बहुलक होगा 35। लोअर लिमिट कितनी है, 35। बहुलक हमारा 35 से कम नहीं होगा। और दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है कि हाईएस्ट लिमिट कितनी है, 45। 45 से ज़्यादा भी हमारा बहुलक नहीं होगा। अगर हम ज्ञात करें और कैलकुलेशन में उत्तर हमारा 35 से कम आ जाए या 45 से ज़्यादा आ जाए, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं हमने सूत्र में मान रखने में या सूत्र लगाने में गलती कर दी है, क्योंकि हमारे तो ये पहले से ही तय हो गया था कि बहुलक जो है वो 35 से 45 के बीच कहीं होगा। अब 35 से 45 का एक दायरा बना है, इस दायरे को कहा जाता है वर्ग अंतराल। क्या कहा जाता है, वर्ग अंतराल। यह वर्ग अंतराल जो है वह H से प्रदर्शित किया जाता है, और वर्ग अंतराल इन आंकड़ों में कितना निकला है हमारा, 10। अब हमें कुछ सूत्र से संबंधित राशियों का पता चला है, F1 का, F1 से ठीक पहले वाले F0 का, F1 के ठीक बाद वाले F2 का,
हमारे आंकड़ों की निम्न सीमा L का और हमारे आंकड़ों के वर्ग अंतराल H का, इन सब को आपसी एक समायोजन से हमारा एक सूत्र बनता है और हम उस सूत्र को देखते हैं। तो देखिए हमारे सूत्र में क्या दे रखा है। तो हमारा जो बहुलक का सूत्र होता है बड़ा ही आसान और सिंपल सा सूत्र है। गौर से देखिए इसको। यह सूत्र आप सभी को ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे जब भी बहुलक ज्ञात करना होगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तब इसे उपयोग में लेना होगा। तो बहुलक का सूत्र आप ध्यान से सुनिए और इसे किसी गाने के मुखड़े की तरह जो है वो ध्यान में रख लीजिए। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दोबारा से साथ साथ बोलना, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र आपको ध्यान में रहेगा तो आपको बहुलक संबंधित वर्गीकृत आंकड़ों के सवाल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और सबसे आसान निकालना बहुलक है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो इन आंकड़ों के लिए हमने जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली, अब हमें उसे दोबारा से दोहराते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें सूत्र में L क्या होगा, L होगी हमारी बहुलक वर्ग की निचली सीमा। उसको हम क्या कहेंगे, L। अगर आपको ये L पसंद नहीं हो तो ये L मत लिखना, यह L लिख देना, क्योंकि यह L जो है वो 1 से सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूज करता है कि यह 1 लिखा हुआ है या L लिखा हुआ है। अगर आपको यह L लिखने की आदत नहीं है तो आप ये बड़ा वाला L लिख देना, बड़े वाला L। L मतलब तो L मतलब लोअर यानी निचली सीमा। फिर इसके बाद में आता है बहुलक वर्ग की आवर्ती। बहुलक वर्ग की आवर्ती को हमने प्रदर्शित किया था F1 से, जो सबसे ज्यादा वाली बारंबारता है उसको किससे प्रदर्शित किया था, F1 से। और उसके बाद में उसके ठीक पहले लिखी हुई आवर्ती को हम लिखते हैं F0 और उसके ठीक बाद लिखी हुई आवर्ती को लिखते हैं F2। और बहुलक वर्ग जो हमारा सेलेक्ट हुआ, उस बहुलक वर्ग की जो चौड़ाई है, जो वर्ग अंतराल है, वो कहलाता है हमारा H। और इतनी सी जानकारी अगर हमें ध्यान में रहे तो इस सूत्र में आसानी से मान रख करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं सवाल। तो हमारा सवाल ये था। इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल में अभी अभी हमने पहचान की थी कि हमारा सर्वाधिक आंकड़ा है 23 और सर्वाधिक बारंबारता अगर 23 है, हमारी सर्वाधिक बारंबारता 23 है तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। तो हमारा बहुलक वर्ग 35 से 45, इसका मतलब लोअर लिमिट हुई हमारी 35 और हमारा अंतराल हुआ 35 और 45 के बीच का 10। और हमारे जो बहुलक वर्ग की बारंबारता हुई वो हुई 23। 23 से ठीक पहला वाला आंकड़ा 21 है, इसलिए हमारा F0 हो गया 21। और 23 के ठीक बाद वाला आंकड़ा है 14, इसलिए हमारा F2 हो गया 14। और अब हम इनको अपने सूत्र में रख देते हैं। तो हमारे आंकड़ों वाली सारणी, जो सारणी हमें दे रखी थी, इस सारणी में हमने पहचान की किसकी की सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 23 और सर्वाधिक बारंबारता 23 है, इसका मतलब हमारा बहुलक वर्ग हुआ 35 से 45। बहुलक वर्ग 35 से 45 है, इसका मतलब हमारी लोअर लिमिट हुई 35 और हमारा बहुलक वर्ग वाला जो सर्वाधिक आंकड़ा है वो हुआ हमारा F1। इसके ठीक पहले वाली बारंबारता F0 और इसके ठीक बाद वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली बारंबारता F0 और ठीक बाद वाली बारंबारता F2। इनकी पहचान करने के बाद हमें अपने सूत्र में मान रखना है। तो देखिए हम अपने सूत्र में मान रखते हैं।
हमारा सूत्र है एल का मान है 35 प्लस फिर ऊपर है F1 माइनस F0। F1 का मान था 23 और F0 का मान था 21, तो 23 माइनस 21 बट्टा 2F1 यानी F1 का दुगुना यानी 23 का दुगुना माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 और इनटू H का मान कितना 10। सूत्र में जैसे ही हम मान रखेंगे, इन सवालों में अलग अलग स्टेप के अलग अलग अंक होते हैं। सारणी बना देने के अलग अंक है, सूत्र लिख देने के अलग अंक है, सूत्र में सही तरीके से मान रख देने के अलग अंक है और इस मान को हल करके अंतिम उत्तर निकालने के अलग अंक हैं। तो अब देखिए, हमने मान तो सही ढंग से रख दिया और अब हम इसको करते हैं आगे हल। तो 23 में से 21 गए, पीछे बच गए 2 और नीचे 23 का दुगुना किया तो हो गए हमारे 23 दूनी 46। इसमें से घटाना है 21 और 14, 21 और 14 मिलकर के कितने हो गए 35, यानी हमें कुल घटाना है 35। अब हम जब 46 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 11 और ऊपर की ओर है 2 इंटू 10 बराबर कितने हुए 20। तो अब 20 में हम किसका भाग लगाएंगे 11 का। यहां 20 में ही 11 का भाग लगा देना। प्राय गलती ये होती है कि बच्चे यह कोष्ठक नहीं बनाते हैं और उनकी ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और ये 35 इस झूले के ऊपर चढ़ जाता है। इस 35 को किनारे ही रखना है और हमें क्या करना है, इस 20 में 11 का भाग लगाना है और 20 में जब हमने 11 का भाग लगाया तो हमारे पास में आया 1.81 भाग लगा दिया। आप दशमलव के बाद एक अंक तक के लिए भी लगा सकते हैं, तो 1.8 भी आपका आ सकता है और आपने अगर दशमलव के बाद 2 अंक तक लगाया तो 1.81। इसमें अपने को हठ में नहीं होना है कि हमें यह भाग पूरा करना है, क्योंकि हो सकता है यह भाग चलता ही रहे। तो हमने दशमलव के बाद 1 या 2 अंक तक यह भाग हल किया, जो कि हमारे पास मान आ गया। इस मान को हमें आगे वाली संख्या में जोड़ना है। तो 35 में जब हमने 1.81 जोड़ा तो हमारे पास में आ गया 36.8 या 36.81। ये हमारा आ गया बहुलक और इसी के साथ ही हमने बहुलक ज्ञात करना सीख लिया। अब 13.2 के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों में बहुलक तो ज्ञात करना ही है। तो आज आप अभ्यास करने के लिए 13.2 के वे सारे सवाल करेंगे, उनमें आप बहुलक ज्ञात करेंगे। अभी तक हमने माध्य और माध्यक ज्ञात करना नहीं सीखा है, अभी तक हमने केवल बहुलक ज्ञात करना सीखा है। तो अगर उन सवालों में यह लिखा हुआ है कि माध्य भी ज्ञात कीजिए, तो माध्य अभी हमने सीखा नहीं है। अभी हमने क्या सीखा है, बहुलक। आपको अभ्यास के तौर पर इन सारे प्रश्नों में बहुलक ज्ञात करना है और इसके साथ साथ अपनी पीछे की कक्षाएं यानी कक्षा 6, 7, 8 में भी जो प्रश्न दे रखे हैं बहुलक से संबंधित वो भी हल करने हैं, क्योंकि वे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए यहां पर 2 चीजें और आई, एक तो भाग करना और एक दशमलव वाली जोड़ करना। पेज चेंज हो गया? नहीं, यही है। तो एक तो हमें आया भाग करना और दूसरा आया दशमलव वाली जोड़ करना। तो हमें अगर भाग करने में अगर हमसे त्रुटि होती है या जोड़ करने में हमसे त्रुटि होती है तो हमारा अंतिम उत्तर गलत आ सकता है। तो भाग करना, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, इसका इस प्रश्नमाला में विशेष ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम मिलेंगे इसी प्रश्नमाला के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।